हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कंसेप्ट्स, तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स डिटेल प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज in the production of economic goods and services compared from one period of time to another. Now, जैसा कि ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज हो जाना, सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाए, ओके, और उस इंक्रीज को हम कंपेयर करें फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर 2019 हुई उसको हम कंपेयर करेंगे इन द ईयर 2018 के साथ। ओके, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि 2019 में कितनी ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई है। ओके, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसके रिलेटेड डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट व्यूज हैं। उन व्यूज को हमने क्लासिफाई किया गया है इन टू कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ राइटर्स का मानना यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम। जब एक इकोनॉमी के अंदर, जब एक कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ओके, यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं रियल नेशनल इनकम की, जिसका कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है? रियल जीडीपी के साथ। ओके, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और कुछ राइटर्स का मानना यह है जो पहली डेफिनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, उनका मानना है इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द एनुअल इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब रियल पर कैपिटा इनकम, कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, यानी कि पर पर्सन इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज हो जाएगी और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस वक्त हम कहेंगे कि द कंट्री हैज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, एक फेमस राइटर की मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, उसके व्यू पॉइंट्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पर हेड पॉपुलेशन पे कितनी ग्रोथ हो रही है, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले, इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कोई सडन, कोई अचानक वाला प्रोसेस नहीं है। उसके बाद हाई रेट्स ऑफ इंक्रीज इन द टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ ऑल इनपुट्स। जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है उसका रेट काफी ज्यादा हाई है, यानी कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल में ला रहे हैं उनको हम एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एक इनपुट से काफी ज्यादा आउटपुट निकल रहे हैं। ओके, उसके बाद हाई रेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रेट भी इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा हाई होगा जब क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, इसका मतलब यह हुआ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर। जब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे होगा? सर्विस सेक्टर में होगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में और सबसे कम एग्रीकल्चर में। अब जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है लोग वहीं की तरफ शिफ्ट होंगे, पहले एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे, इंडस्ट्रीज में आएंगे, फिर इंडस्ट्रीज को आगे की तरफ सबसे ज्यादा जो लोग जाना चाहेंगे वो सर्विस सेक्टर की तरफ जाना चाहेंगे। ओके, उसके बाद
हाई रेट्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सोशल पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी काफी हाई रेट पे होगा। अब ये क्यों होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो तो उस केस में इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, यानी कि देयर इज ए जनरल अर्बनाइजेशन प्रोसेस। लोग जो है विलेजेस से शिफ्ट होके सिटीज में आएंगे। अब जब वो विलेजेस से सिटीज में आएंगी तो उनके अंदर जो सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ओके, उसके बाद इट इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है कि इंक्रीज इन आउटपुट कितना होगा। ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। इसीलिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो। तो मैंने दो ब्रॉड इंडिकेटर्स लिए हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन द जीडीपी। इफ जीडीपी इज राइजिंग द इकोनॉमी इज इन सॉलिड शेप एंड द नेशन इज मूविंग फॉरवर्ड। जब एक कंट्री का, जब एक इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज हुआ हो तो उसका मतलब वो कंट्री जो है एक अच्छी पोजीशन में है, वो कंट्री आगे मूव कर रही है। ऑन द अदर हैंड, इफ जीडीपी इज फॉलिंग द इकोनॉमी माइट बी इन ट्रबल एंड द नेशन इज लूजिंग ग्राउंड। अगर एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का जीडीपी गिर रहा हो, कम हो रहा हो, इसका मतलब यह हुआ कि वो कंट्री एक अच्छी पोजीशन में नहीं है। जैसा कि हमने देखा कोरोना के टाइम पे सारी कंट्रीज का जो जीडीपी था वो नेगेटिव में था। ठीक है, तो उससे क्या पता चला कि कंट्रीज की हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर है वो है पर कैपिटा इनकम। द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, आप यहां से देखो, जो कैपिटा है उसका मतलब है पर्सन। तो पर पर्सन इनकम क्या है कि एक पर्सन की इनकम कितनी है। जब पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही हो तो उसका मतलब वो जो कंट्री है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो कंट्री एक अच्छी पोजीशन की तरफ जा रही है। तो दीज आर द टू ब्रॉड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। नाउ क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी थी वो वहां से क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, इवोल्यूट हुई थी। द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज कैन बी ड्रॉन बैक फ्रॉम एडम स्मिथ्स बुक वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। कब? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। इन दिस बुक ही एम्फसाइज्ड दैट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर। उस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने लिखा था कि ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर पे। यानी कि जो काम है उसको डिवाइड करो लेबर्स के बीच में, और एक लेबर एक ही काम करेगा, और वो काम, वो जो लेबर है उस काम के अंदर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके बाद आफ्टर दैट द व्यू प्रेजेंटेड बाय स्मिथ वाज फर्दर सपोर्टेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो, माल्थस एंड मिल। उसके बाद एडम स्मिथ ने जो अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे उसको आगे प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किसने किया, रिकार्डो ने, माल्थस ने और मिल ने। और इन सारे राइटर्स के व्यू को हम कहते हैं क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज और एंड बिकॉज ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो इकोनॉमिस्ट थे इसके अंदर वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, या तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या वो खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वो ये कह रहे थे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या तो वो डिक्रीज हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी। क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट टेम्पररी इंक्रीज इन द रियल जीडीपी पर पर्सन would cause a population explosion that would consequently decrease real GDP। इनका यह मानना था कि अगर let us suppose that real GDP पर पर्सन वो इंक्रीज हुआ तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेम्पररी इंक्रीज हो जाएगी।
जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया था और उस आइडिया का नाम रखा था सबसिस्टेंस लेवल। सबसिस्टेंस का मतलब था मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, यानी कि जिंदा रहने के लिए हमें कितनी इनकम चाहिए। ओके, उसके बाद ये कहते थे कि जो इनकम जो सस्टेनेबल लेवल से ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। जब रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा तो उस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो वो जो ग्रोथ हुई है वो फिर से उसी स्टेज पे आ जाएगी। ओके, इसी तरह से उनका यह मानना था कि जब जो रियल जीडीपी है ये डिक्रीज करेगा, कुछ पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा मर जाएगा, उसकी वजह से फिर वो लेवल पे आएगा। इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहते थे? स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये कहते थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक स्टेशनरी कॉन्सेप्ट है। ओके, होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था रॉबर्ट सोलो ने एंड टी स्वैन ने, और इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट कब हुआ था? 1956 से। द थ्योरी स्टेट्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका यह मानना था जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये किस पे डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी कि लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दी थी। उसके बाद ये कहते थे सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज पॉसिबल, यानी कि हम लेबर की जगह पे कैपिटल लगा सकते हैं, कैपिटल की जगह पे हम लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ओके, उसके बाद while an economy has limited resources, ये मानते थे, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ये भी मानते थे कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ओके, लेकिन किस टर्म में लिमिटेड है? इन द टर्म ऑफ कैपिटल एंड लेबर, यानी कि लेबर और कैपिटल हमारे पास लिमिटेड है, बट जो टेक्नोलॉजी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में वो एंडलेस है, वो बाउंडलेस है। जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? टेक्नोलॉजी को दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैन डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ इज कैपिटल एक्युमुलेशन। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट था अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, ठीक है, वो क्या था? कैपिटल एक्युमुलेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी। अब ये जो कैपिटल एक्युमुलेशन था ये किस पे डिपेंड करता था? रेट ऑफ सेविंग पे। ठीक है, और जो रेट ऑफ सेविंग है ये किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे कि हमने कैपिटल्स खरीदने, हमने टेक्नोलॉजी खरीदनी है, तो उसके लिए हमारे पास सेविंग होनी चाहिए। ओके, अब सेविंग किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक बैंक के अंदर हम क्यों सेव करेंगे? अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो हम सेव करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम कम सेव करेंगे। दूसरा डिपेंड करेगा लेवल ऑफ इनकम पे। अब बैंक के अंदर रेट भी काफी हाई है लेकिन हमारी इनकम बहुत ही कम है, तो उस वजह से भी रेट ऑफ सेविंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो था इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एफ इंटू के एल, यानी कि जो जीडीपी है, वाई का मतलब इकोनॉमी इज जीडीपी, ये किसका फंक्शन है? एफ आर फंक्शन। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ए मींस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एल फॉर कैपिटल। ओके, तो ये थी इनका प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हैरर-डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ ग्रोथ है। अकॉर्डिंग टू हैरर-डॉमर मॉडल द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन 2 थिंग। हैरर-डॉमर का मानना था जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पे। पहला उसने क्या बताया? लेवल ऑफ सेविंग, यानी कि सेविंग का लेवल क्या है। अगर सेविंग का लेवल हायर होगा तो हम हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस हिसाब से हाई होगी। ओके, अगर हमारे पास जो लेवल ऑफ सेविंग है वो कम होगा तो हमारे पास लोअर इन्वेस्टमेंट होगी, लोअर इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट। हमें कितने कैपिटल यानी कि कितनी मशीनों की जरूरत है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जितना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा उतना हम ये मानेंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है, उनको हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट हमें 10
चीजें प्रोड्यूस करनी है। अगर हम एक ही मशीन से एक ही फैक्टर ऑफ इनपुट से उसको प्रोड्यूस करेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमने उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज किया एज कंपेयर टू अगर हम इसको दो मशीनों से प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए जितना कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगा उतना ही जो रिसोर्सेज है वो मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। ओके, अब ये जो हैरड डॉमर मॉडल है इसका मैंने सिंप्लीफाइड यहां पे लिखा है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसके इक्वल है? लेवल ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो। ओके, नाउ मैन फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अकॉर्डिंग टू हैरड डॉमर मॉडल कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ को? सबसे पहले सेविंग रेशो। ओके, सेविंग रेशो कितनी है वो किसको इफेक्ट कर रही है? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। हायर सेविंग एनेबल्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल स्टॉक। जितनी हम ज्यादा सेविंग करेंगे उतना हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। इससे भी किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उसके बाद मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी का मतलब है प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है। लेट अस सपोज दैट हमने एक मशीन खरीदी 30,000 की, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रही है 10,000, ठीक है, तो उसका जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो 3 होगा, यानी कि 3,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये इसका क्या हो गया? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसके बाद कैपिटल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? वियर एंड टियर ऑफ मशीन। जो मशीनें खराब हो जाती हैं या उसके अंदर हमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है, कभी उसका बोल्ट निकल जाता है, तो वो भी डिपेंड करेगा, वो भी इफेक्ट करेगा किसको? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके, तो ये था मॉडल, किसने दिया था? हैरड डॉमर ने। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। अब अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका यह मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा डिपेंड करती है इंटरनल फैक्टर पे, ना कि एक्सटर्नल, यानी कि एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो कि दिया था कॉन्सेप्ट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? टेक्नोलॉजी को दी थी, यानी कि बाहर को, एक्सटर्नल को दी थी। लेकिन जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के इकोनॉमिस्ट थे उनका यह मानना था जितनी हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर करेंगे, इनोवेशंस के ऊपर करेंगे, ठीक है, लर्निंग एंड नॉलेज के ऊपर करेंगे, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करेगी? लर्निंग पे, नॉलेज पे एंड इनोवेशन पे। ओके, तो ये थे हमारे पास एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के इकोनॉमिस्ट के व्यू पॉइंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं? नाउ मैंने आपके साथ दो ब्रॉड इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज रेट इंक्रीज इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मैंने वहां पे बात की थी कि इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। अब रियल नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकलता है रियल जीडीपी से, ठीक है। तो एक मेथड तो हमारे पास ये है और दूसरा मेथड हमारे पास है पर कैपिटा जीडीपी। और हम फॉरकास्टिंग ऑफ इंक्रीज जीडीपी, हम देखते हैं कि जो जीडीपी है वो कितने साल में डबल हो जाएंगे, उसके लिए हम रूल 72 भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार इसी रूल को रूल 69 या रूल 70 भी कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू देता है वो देता है रूल 72। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, वहां से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका हमारे पास फार्मूला है चेंज इन रियल जीडीपी। ये जो हमारे पास ट्रायंगल जैसी बनी है इसका मतलब है डेल और इसका मीनिंग है चेंज, ठीक है। चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ जीडीपी, और उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 100% से, ठीक है। अब ये जो चेंज इन रियल जीडीपी है इसका मतलब ये हुआ एंडिंग जीडीपी, यानी कि जीडीपी एट द एंड कितना था माइनस स्टार्टिंग रियल जीडीपी, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग रियल जीडीपी के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100%। अब हम इसको विद द एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, ये मैंने एक इमेजिनरी डेटा लिया है, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने इसलिए लिया है
फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। इंडियाज रियल जीडीपी इन 2007 वाज $12 बिलियन। लेट अस सपोज दैट इंडिया का जीडीपी 2007 में कितना था? $12 बिलियन था, एंड 2008 में था $18 बिलियन। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज ग्रोथ इन द इंडियाज जीडीपी बिटवीन 2007 एंड 2008। हमने ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है। हमारे पास जीडीपी 2007 का भी दिया है और 2008 का भी दिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एंडिंग रियल जीडीपी माइनस स्टार्टिंग रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग रियल जीडीपी, यानी कि जीडीपी 2008 में कितना था माइनस जीडीपी 2007 में कितना था, और डिवाइड हमने करना है जीडीपी 2007 में कितना था। ओके, और मल्टीप्लाई 100% से। ठीक है, तो देखिए 2008 में कितना था? वो था हमारे पास 18 और 2007 में था 12। ठीक है, और डिवाइड किया मैंने किसके साथ? 12 के साथ। ओके, अब देखिए 18 माइनस 12 कितना होता है? वो हमारे पास होता है 6। 6 डिवाइडेड बाई 12, इसको आप डिवाइड करोगे 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, यानी कि मेरे पास कितना आएगा? 1/2। अब 1/2 कितना होता है? 0.5। ठीक है, इसको जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए पॉइंट है, पॉइंट एक स्टेप आगे जाएगा, फिर 2 0 है तो 2 स्टेप आगे जाएगा, तो मेरे पास बनेगा 50 और आगे से परसेंट, यानी कि 2007 से 2008 तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है? 50% हुई है। ओके, तो इस तरह से हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी। अब हम डिस्कस करेंगे पर कैपिटा जीडीपी। नाउ पर कैपिटा जीडीपी इज द अमाउंट ऑफ जीडीपी पर पर्सन। पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब है पर्सन। ठीक है, तो पर पर्सन जीडीपी। ठीक है, तो पर पर्सन जीडीपी हम कैसे फाइंड करते हैं? रियल जीडीपी। ठीक है, बिकॉज जब भी हम मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से आना चाहिए सिर्फ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जितना हमारे पास रियल जीडीपी है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के साथ। ठीक है, रियल जीडीपी पर कैपिटा मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर पर्सन। जो रियल जीडीपी पर कैपिटा यानी कि रियल जीडीपी पर पर्सन, ये मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर पर्सन। ठीक है, या अगर इसके हम मोस्ट बेसिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी शोज हाउ मच इकोनॉमिक प्रोडक्शन वैल्यू कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ईच इंडिविजुअल सिटीजन, यानी कि हर एक जो इंडिविजुअल है, सिटीजन है, उसको हम कितनी प्रोडक्शन की वैल्यू एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? पर कैपिटा जीडीपी, उसका मेथड। नेक्स्ट अब हमारे पास है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 को हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ कंट्री टू डबल इट्स जीडीपी। जैसे आज अगर इंडिया का जीडीपी 8% है, हम देखेंगे कि 16% इंडिया का जीडीपी कब होगा, कितने साल के बाद होगा। उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है रूल 72। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 72 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ रेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कभी कभार आपको बुक्स में लिखा होगा, मिलेगा 70 भी मिला होगा या 69 भी मिला होगा, वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस 72 की जगह पे 70 लिखना है या 69 लिखना है। नाउ लेट अस सपोज दैट, मैंने एक एग्जांपल ली है, वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू यूएस जीडीपी टू डबल। लेट अस सपोज दैट हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं जो यूएस का जीडीपी है वो कितने साल में डबल हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट यूएस का जीडीपी एट प्रेजेंट 21.4 ट्रिलियन है, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का उसका जीडीपी कितना है? 20.5 ट्रिलियन। सबसे पहले हमने एनुअल ग्रोथ रेट निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं जो प्रेजेंट में जीडीपी है माइनस जो प्रीवियस जीडीपी है, ठीक है, और डिवाइड करते हैं हम प्रीवियस जीडीपी के साथ। ओके, मैंने यहां पे किया है और मेरे पास निकला है 4.3%। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 4% है, यानी कि 72 डिवाइडेड बाई 4.3। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 16.7 ईयर्स। मतलब 16.7 ईयर्स लगेंगे जो यूएस का जीडीपी है वो उसके बाद क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये थे कुछ मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।